ठीक है, हाँ, ग्रेविटेशन शुरू कर रहे हैं। हाँ बोलो। लॉज एंड मोशन पढ़ा दीजिए, मेरा आ भी रहा है और इनका भी रिवीजन हो जाएगा। क्यों भाई? हाँ है, पूरा है, इसमें बीच बीच में से पूरा सिलेबस तो आ ही रहा है, लेकिन यह है कि मेरा तो फायदा हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा कि वो लॉज कंप्लीट ऑफ मोशन। चलो तो लॉज ऑफ मोशन है। चलो एकदम तुम्हारे फिंगर टिप्स पे आ जाएगा लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, इसका बेटा दूसरा नाम क्या है? डायनेमिक्स। एक होता है बेटा काइनेमेटिक्स। क्या होता है? काइनेमेटिक्स। इसके अंदर हम क्या बात करते हैं? इसके अंदर हम बात करते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, ये सब बात करते हैं। उसमें ये बात नहीं करते कि ये वेलोसिटी इतनी क्यों है, डिस्प्लेसमेंट इतना क्यों है, उसको ये डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, बॉडी रुकी हुई है तो क्यों रुकी हुई है, बॉडी चल रही है तो क्यों चल रही है, ये सब बात हम उसके अंदर नहीं करते। तो नो डिस्कशन अबाउट कॉज ऑफ मोशन, ठीक है, कॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करते, ठीक है। हम लोग क्या डिस्कशन करते हैं? लॉज ऑफ मोशन। इसके अंदर सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि जो बॉडी मूव कर रही है या रुकी हुई है तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, कितना वेलोसिटी है उसकी, ये सब बातों को डिस्कस करते हैं। लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट कैसे आया, वो वेलोसिटी कैसे आई, इस सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन काइनेमेटिक्स में नहीं करते हैं। डायनेमिक्स में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं? कॉज ऑफ मोशन। क्या डिस्कस करते हैं? कॉज ऑफ मोशन, कि ये मोशन जो बॉडी के अंदर है तो ये आया क्यों, बॉडी के अंदर अगर ये मोशन है तो ये आया क्यों, इसको डिस्कस करते हैं। और इसी कॉज ऑफ मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। लिखो इतना जल्दी से, मैं स्लाइड चेंज करने वाला हूं। हो गया? चलिए, ये बेसिक बातें हैं, रिकॉर्ड हो गई हैं, आप वहां से लिख लीजिएगा, टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी चलता हूँ। फोर्स जो है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फोर्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। बल्कि चार में कर देते हैं। चलिए, एक कहलाता है नॉन
कॉन्टैक्ट फोर्स। हेडिंग क्या है? हेडिंग है फोर्स। पहले फोर्स होता क्या है ये तो समझ लें, कितने तरीके के होते हैं। तो एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नाम से ही पता चल रहा है ऐसा फोर्स जो बिना कांटेक्ट के ही पैदा हो जाए। कौन सा होता है बताओ? ग्रेविटेशन फोर्स। बॉल ऊपर है, नीचे आ रही है, बिना कांटेक्ट के आ रही है, नहीं आ रही, फोर्स लग रहा है हैं? दो चार्ज पॉजिटिव चार्ज लिए रिपेल कर रहे हैं बिना कांटेक्ट के, अट्रैक्ट कर रहे हैं बिना कांटेक्ट के, दो मैग्नेट रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं बिना कांटेक्ट के। तो ये सब क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो इसके एग्जांपल में लिख लो, पहला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये सब पढ़ने हैं, पूरा पूरा चैप्टर है इनके ऊपर। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ये है, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है ना। दूसरा डालिए कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या है? कांटेक्ट फोर्स में है पहला नॉर्मल फोर्स, दूसरा फ्रिक्शन, तीसरा टेंशन, ठीक है, चौथा स्प्रिंग। ये सारे कांटेक्ट की वजह से होते हैं। ठीक है, अभी इनके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा हम लोग। अब आ जाओ तीसरा। तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। पूरा लिखना आप लोग, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो कब होता है? जब एटम के न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस का साइज कितना बताया था कल? 10 न्यूक्लियस का बेटा रिवाइज नहीं किया। न्यूक्लियस का साइज कितना होता है? वो बॉन्ड का साइज होता है -15 फर्मी मीटर। एटम का साइज होता है आर्मस्ट्रॉन्ग में, इतना छोटा होता है न्यूक्लियस, समझिए। एटम का साइज अगर पूरे स्टेडियम का है तो बॉल का साइज समझ लो उसके कंपैरिजन में। ठीक है, इतना छोटा न्यूक्लियस होता है। तो ये इसके बीच अंदर होते हैं प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, हैं? इनके बीच में एक फोर्स लगता है। वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अब रिपल्शन बंद हो जाता है इतने करीब आने के पे, अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। इवन न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है, इधर देखो, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है नहीं, उसके बीच में अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। ऐसा जबरदस्त फोर्स अल्लाह पाक ने बनाया है कि ना न्यूट्रॉन ना प्रोटॉन, कुछ भी नहीं, सबके बीच में लगता है। और ये नहीं कि प्रोटॉन प्रोटॉन में ही लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी लगेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसीलिए तो ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन को भी क्या कर जाता है? ओवरकम कर जाता है। ओवरकम कर जाता है यानी उससे ज्यादा हो जाता है, तभी तो वो होल्ड करके रखता है न्यूक्लियस को, वरना तो न्यूक्लियस प्रोटॉन करीब आने पर टूट नहीं जाएगा, अलग नहीं हो जाएगा। तो लिखिए इसको,
फिर अभी मैं आपको इसको वैल्यू भी समझाता हूँ। हो गया। अब ये देखो फोर्स के थोड़ा सा कंपैरिजन कराता हूं मैं आपको। ये वाला फोर्स अगर 1 न्यूटन का है सपोज, तो ये फोर्स जो है ये होगा 10⁻35 न्यूटन का। सोचो इन दोनों के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। और ये जो फोर्स होगा न्यूक्लियर फोर्स, इसकी वैल्यू होगी 10⁻39, बल्कि 40 लिख दो अप्रोक्सीमेटली। ये इससे भी 10 की पावर। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वो कितना वीक है इसके मुकाबले में, सोचो ना यार, एक के आगे 40 जीरो लगाओगे, हाँ इतना ज्यादा फोर्स है। अच्छा, ये वाला जो वर्क करता है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 10⁻−15 वाले डिस्टेंस पे जब होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तभी ये काम करेगा। आपने कहा यार और करीब कर दें तो और ज्यादा लगने लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने इसको करीब कर दिया न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को या न्यूट्रॉन प्रोटॉन को और करीब करके क्या कर दिया, 10⁻−16 कर दिया, और करीब हो गया ना, वैल्यू कम हो गई ना, माइनस में चली गई ना पावर। जब माइनस में आप पावर बढ़ाते हो तो क्या हो जाती है, वैल्यू कम होती है ना, घटती है। तो ये और करीब कम हो गई, और करीब आ गए, और करीब आते ही ये जो फोर्स है ये कम होकर करके 10⁻25 हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। यानी इसी डिस्टेंस पे आकर के सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, अब ना उससे करीब जाते हैं ना उसके दूर जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बात लिखो, और ये 4 फोर्सेस के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए चलिए आगे चलें। अब हम लोग सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो नॉर्मल फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन तो पूरा ग्रेविटेशन चैप्टर में करेंगे। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, सपोज ये मेरा सरफेस है, इसके ऊपर क्या किया, एक मैंने बॉडी को रख दिया, ओके, इसका मास m है। तो नॉर्मल फोर्स कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट में जब कोई चीज आएगी तभी ये फोर्स लगता है। तो ये देखो ये सरफेस है, ये बॉडी जो रखी हुई है, कोई प्लेन है, मान लो जमीन है, जमीन पे रखी हुई है, ठीक है। तो अब इस पे बताओ, इस वाली यहाँ पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो, ये जो इस बॉडी का मास है, इसकी वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, वो फोर्स कौन कौन लगा रहा है, वो फोर्स ग्रेविटी लगा रही है अर्थ पे। वो फोर्स ग्रेविटी लगा रही है, और वो किसके बराबर होता है, mg के बराबर, वो नीचे लग रहा है। mg हमेशा क्या होती है, अर्थ के परपेंडिकुलर होती है। किसके परपेंडिकुलर होती है, लिखो इस बात को, डायग्राम बनाओ और इसके बारे में लिखो। mg हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर टू अर्थ, अर्थ सरफेस। बन गया। अब ये जो नीचे की तरफ mg लग रहा है, तो जिधर फोर्स लगता है बॉडी उधर को मूव करने लगती है। तो क्या ये मूव कर रही है,
नहीं कर रही, इसके मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो मूव नहीं करेगी। तो दूसरा फोर्स कहाँ है जो इसको मूव नहीं करने दे रहा है, 0 कर रहा है? दूसरा फोर्स सरफेस इसके ऊपर लगा रहा है, समझ गए? और वही फोर्स जो है वो नॉर्मल कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है। क्लियर हुई बात? क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है तो इसलिए क्या हो जाएगा, नॉर्मल बराबर हो जाएगा mg के। कोई भी एक बड़ा हो जाएगा बॉडी उसी के डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। मान लो एक रस्सी है, आप भी उधर से खींच रहे हो, मैं भी खींच रहा हूं, कब तक वो रेस्ट पे रहेगी, जब तक दोनों लगाने वाले फोर्स बराबर होंगे। जिधर का भी फोर्स बड़ा होते ही वो बॉडी उधर को मूव करने लगेगी। इस बात को याद रखिएगा, फोर्स बराबर इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम में। जैसे ही कोई फोर्स बड़ा होगा और एक छोटा होगा तो बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। ठीक है, तो ये कांटेक्ट फोर्स हो गया। चलिए इसका एक और एग्जांपल करते हैं। इसको यहाँ किनारे कर देता हूं, आइए। अब ये मैंने इंक्लाइन प्लेन ले लिया, ठीक है, इसके ऊपर बॉडी को मैंने रखा। ओके सर, रख दीजिए। ठीक है। अब इसमें बताओ कौन कौन सा फोर्स कैसे कैसे लगेगा, सोचो जरा सा, पहले बनाओ जल्दी डायग्राम और अपने डायग्राम में मुझे दिखाओ बना करके। बात नॉर्मल की हो रही है, आपने फ्रिक्शन की क्यों बात कर दी? तो मैंने तो नहीं कहा स्लाइड कर रहा है, मैंने कहा स्लाइड कर रहा है, मैंने बेटा स्लाइड की बात ही नहीं करी। मैंने तो कहा ही नहीं नीचे जा रहा है, मैंने कहा है नीचे जा रहा है। आप क्यों सोच रहे? अरे फिर क्या मतलब है, जबरदस्ती आप उसको नीचे भेज रहे हैं? नीचे नहीं जा रहा, वो वहीं पर है। वहीं पे बताइए कौन कौन से फोर्स लगेंगे। चलिए, वो रेस्ट पे है और आपको खाली फोर्स बताना है। बन गया? जो दो फोर्स आपको सिखाएं खाली वही बना करके दिखा दिए, बना। ये सरफेस है ना? हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये इंक्लाइन प्लेन है तो इसका मतलब नीचे जो अर्थ है वो किधर होगी, ये है अर्थ, ठीक है ना। इस पे रखा हुआ है ये प्लेन, ये एंगल थीटा है। बनाइए बनाइए बनाइए, इसीलिए दिया है। बोलो जी, तुम कहीं पहुंचे? हाँ, अफान, एमजी कैसे लगाया? एमजी लगाया ही नहीं तुमने। चलो, हाँ कैसे लगाया? परपेंडिकुलर ये है, ये परपेंडिकुलर हुआ ना 90 डिग्री सरफेस के, तो mg का डायरेक्शन ये हुआ ना, ये mg है। और जो मैंने बताया उस हिसाब से कुछ नहीं सोचोगे? मैंने क्या बताया कि हमेशा मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो क्या लगता है, हमेशा अर्थ के परपेंडिकुलर लगता है। देखो और समझा देता हूँ,
देखो ये मेरी अर्थ है, मदर अर्थ, ठीक है। ये मान लो तुम ऊपर कैप्सूल में टहल रहे हो, ठीक है, इस पे फोर्स कैसे लगेगा बताओ? फोर्स लगेगा, अर्थ फोर्स। इस पे जो फोर्स लगेगा बेटा वो वही परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि हमेशा जो फोर्स है वो अलोंग द ग्रेविटेशन के अंदर भी अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लगता है, और परपेंडिकुलर जब ही होता है जब वो रेडियस होता है। तो भैया ये तो थ्योरम है कि जो रेडियस है वो ही क्या करती है, अगर रेडियली आउटवर्ड कोई लाइन जाएगी यानी अलोंग द रेडियस जाएगी तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। तो बॉडी कहीं पर भी हो, यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पर होगी तो ऐसे लगेगा, यहाँ पर होगी तो बोलो, यहाँ पर होगी तो ऐसे लगेगा, ठीक है। न्यूक्लियस सेंटर से पास होनी चाहिए, चाहे ऐसे जाए। ये मत कर देना कि ऐसे जाएगी सर ये ज्यादा ठीक लग रहा है, नहीं, सेंटर से पास होनी चाहिए, ठीक है। तो वो हम लोग क्या करेंगे, अर्थ सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर बनाएंगे, अब नहीं भूलेंगे आप लोग। ये चाहे तो डायग्राम बना लो 1 मिनट के लिए कहीं कोने में। एक और दिमाग में मेरे बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया है। ये बताओ, हो गया? न्यूटन थर्ड लॉ क्या है? बोलो बेटा, याद है? हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये अर्थ जो है इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है, अगर इसका मास m है तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो mg लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहाँ लग रहा है? इस mg का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहाँ लग रहा है? किधर लगेगा, किसके ऊपर लगेगा? ऊपर की साइड लग जाएगा, तो फिर नीचे क्यों गिरेगा? इक्वल एंड अपोजिट का मतलब अपोजिट होना चाहिए टेंजेंट। भाई कैसे हो जाएगा? टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, टेंजेंट ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, इक्वल एंड अपोजिट हो ही नहीं। इक्वल एंड अपोजिट का मतलब ऐसे बनेगा। इसका मतलब अर्थ ने जितना इसके ऊपर फोर्स लगाया उतना ही फोर्स इस बॉडी ने अर्थ के ऊपर लगाया है। आई बात समझ में? ये है इक्वल अपोजिट। लेकिन ये तो गिरती है तूफान की स्पीड से और ये हिलती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मास इतना ज्यादा है। आ रही बात समझ में? हाँ, अब इमेजिनेशन डेवलप करनी है, ठीक है। तो ये अर्थ सोचो फोर्स कितना लग रहा है, mg, इसका मास है m डिवाइडेड बाय m, तो कितना एक्सेलरेशन से गिर रही है? g से गिर रही है। इस अर्थ का निकालना, इस पे भी फोर्स कितना लग रहा है? mg, और मास कितना है? अर्थ का मास m है भाई। इसके एक्सेलरेशन के लिए तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय मास करोगे ना। ये फॉर्मूला याद है? भूल गए? F इज इक्वल टू एम ए है, तो A इज इक्वल टू क्या होता है? F अपॉन m। तो यहीं से तो आएगा एक्सेलरेशन। तो देखो इसके लिए तो एक्सेलरेशन मैंने निकाल दिया, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से गिरेगा। इसके लिए एक्सेलरेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? ये मास ऑफ अर्थ जो है वो me है, तो me से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? me से। और इसका मास जानते हो कितना होता है? अर्थ का मास कितना होता है? अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, मास ऑफ अर्थ। इतने मास से जब डिवाइड करोगे तो इस नन्हे से फोर्स का क्या बनने वाला है?
10⁻²4 मतलब 1 के आगे 24 जीरो लगाओगे, ठीक है, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं, जीरो हो गया। तो इसलिए जो है वो क्या होता है, अर्थ के अंदर मोशन में कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर हो गई बात। और हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में लगता है। यहाँ पे 2-3 बातें लिखो, ये डायग्राम कंप्लीट करो, मैं लिखवा दूं। लिखो, यहाँ पे लिखो, इसके नीचे यहाँ पे लाइन खींचो, एक लाइन यहाँ पे ऐसे, हाँ लिखो, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर, इन एक्शन रिएक्शन पेयर। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दे ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। ये देखो, पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं और डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं, ठीक है। अब लिखो, एंड इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है बिल्कुल, देखो 180 डिग्री पे है, नहीं है, एक नीचे की तरफ लग रहा है तो एक ऊपर की तरफ, उसी लाइन में, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, अर्थ के सेंटर से उस बॉल का सेंटर मिला दिया है, तो इसको क्या कहेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है ना। हाँ, आज काफी यूज हो रहा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का। और एक बात, दोनों फोर्सेस जो हैं उनका नेचर सेम है, these forces always have same nature, have same nature, ठीक है। चलो, वेरी गुड। अब एक एग्जांपल, जब इतनी बात कर ली है तो दे ही देता हूं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। मान लो ये मेरा एक चार्ज है Q, और ये चार्ज है, इसको प्लस लो माइनस लो, माइनस ले लेते हैं, ये माइनस Q। तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो बताओ, ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर और ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, ठीक है। ये फोर्स अगर F है तो ये फोर्स भी F होगा। क्लियर हो गई बात, नहीं हो गई? नेचर सेम होगा। क्यों सेम होगा? पता है भाई, दोनों चार्ज हैं, चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हमने अभी पीछे उसका नाम भी लिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखा था, लेकिन वो मैग्नेटिक इसलिए लिया कि मैग्नेट को भी इन्वॉल्व कर दिया एक ही वर्ड में। यहाँ पे सिर्फ चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल दिया तो दोनों को हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला आपने कहीं देखा है? दो चार्जेस के बीच का जो होता है, के क्यू, इसको 1 और इसको 2 कर देता हूँ, तो के Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस, अगर ये R है तो R², ये फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में। तो ये एग्जाम्पल भी लिखो, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें देखो जितनी बातें मैंने लिखवाई हैं वो सारी बातें क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। चलें? अब देखो, इसमें फोर्स तो mg ऐसे लगेगा, इसमें तो अब किसी को डाउट नहीं है, नहीं है, वेरी गुड। तो ये मेरा mg लग रहा है, ओके। नॉर्मल कैसे लगता है? मैंने बताया था नॉर्मल कैसे लगता है, कहाँ गया नॉर्मल? नॉर्मल ये रहा। नॉर्मल कैसे लगता है? नॉर्मल लिखो, नॉर्मल के बारे में लिखो, नॉर्मल ऑलवेज एक्ट्स, नॉर्मल ऑलवेज एक्ट्स
परपेंडिकुलर टू दी कॉन्टैक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर, normal always acts perpendicular, normal always acts perpendicular to contact surface। यहाँ देखो कॉन्टैक्ट सरफेस ये है तो इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे लग रहा है, तो यहाँ पे कैसे लगेगा नॉर्मल? सर यहाँ पे भी परपेंडिकुलर लगेगा, ये बन गया कॉन्टैक्ट सरफेस। इसके लिए ये है ना, यहाँ नॉर्मल लग रहा है ना, तो ये है नॉर्मल, इसको मत समझ लेना, समझिए ना, यही समझाना चाह रहा हूँ इस डायग्राम में। 15 मिनट लग गए, गलती ना हो ताकि आगे। तो ये यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है और ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री, ये हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, और अब साफ साफ ऐसा डायग्राम बनाओ। हाँ, अगले पेज पे बना लो। ठीक है। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, तो ये आज हमने नॉर्मल फोर्स क्या होता है, कैसे लगता है, वो सीख लिया। दूसरा डायग्राम बना के बनाया क्या उसी में कर दिया है? नहीं, एक बार और बनाओ, यहाँ बिल्कुल ऐसा क्रिस्टल क्लियर वाला। ठीक है, बॉडी ऊपर रखा हुआ है ना, नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, एमजी फोर्स नीचे लग रहा है। और अगर ऐसे करके पेन इसके ऊपर रखा होगा तो एमजी फोर्स नीचे लगेगा या नीचे से? हाँ नीचे लगेगा और क्या। और नॉर्मल फोर्स यहाँ से नॉर्मल फोर्स टेबल लगा रही है, नॉर्मल फोर्स टेबल लगा रही है तो ये ऊपर लगेगा। ये बैग, ये नोटबुक ले लो ना, एग्जांपल सबसे बेस्ट है। नोटबुक पे एमजी किसकी वजह से लगता है? ग्रेविटेशन की वजह से। और ग्रेविटेशन किसकी वजह से होता है? अर्थ की वजह से। तो अर्थ तो नीचे है ना, तो वो एमजी नीचे लगेगा और हमेशा क्या होगा, अर्थ के परपेंडिकुलर। ठीक है, और नॉर्मल किसकी वजह से लगता है? जिसके कांटेक्ट में कोई बॉडी है, तो ये इसके टेबल के कांटेक्ट में, तो ये ऊपर। आप बैठे हुए हो, आपके ऊपर नॉर्मल कौन लगा रहा है? ये प्लाई बोर्ड लगा रहा है, और आप भी उसके ऊपर एक नॉर्मल लगा रहे हो, वो उसकी अभी तक हमने बात नहीं करी, क्योंकि फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो इस mg की जगह कौन सा पेयर लग रहा है बताओ? इसका पेयर बताओ कहाँ है? हाँ, इसका जो पेयर है वो कहाँ है? इसका पेयर ढूंढना पड़ेगा आपको, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जो बड़ी सी अर्थ है जिसपे ये रखा हुआ है, वो अर्थ ने लगाया इसके ऊपर mg। तो mg जो है, इसने, बॉडी ने इसके ऊपर क्या लगाया? वापिस mg। आई बात समझ में? नहीं आई, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती इसलिए नहीं दिखाते, लेकिन दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। इसी तरीके से नॉर्मल का भी तो होगा। इस नॉर्मल का पेयर कहां बनेगा? ये सरफेस ने लगाया है इसके ऊपर नॉर्मल, तो ये कहेगा अच्छा, तो मैं भी तुम्हारे ऊपर नीचे लगाऊंगा फोर्स, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल लगाएगा, बराबर। आई बात समझ में? तो इसको बना लो। ये उस वक्त नहीं बताया था मैंने, इसलिए कि उस वक्त घूम जाता दिमाग। अब थोड़ी सी दिमाग में क्लैरिटी आ गई है एक्शन रिएक्शन पेयर समझ करके, तो अब आपका दिमाग घूमेगा नहीं।
और ये फोर्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये नॉर्मल इस नॉर्मल के बराबर होगा और ये वाला mg इस वाले mg के बराबर होगा। ऐसे ही आप यहां पर भी बना सकते हो। हो गया। ऐसे ही यहां पर भी बना सकते हो। इस नॉर्मल का पेयर किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है ना। अपोजिट, ये देखो कांटेक्ट है, दो चीजें हैं कांटेक्ट पे, तो एक इस वाले के ऊपर लगेगा और ये वाला इसके नीचे लगाएगा, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल, ठीक है। अब ये mg की बात करो तो mg अर्थ लगा रही है, ये मेरी अर्थ है, तो अर्थ लगा रही है इसके ऊपर, तो ये mg अर्थ के ऊपर लगाएगा mg, ठीक है। लेकिन अर्थ के mg की कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करते। क्लियर हो गई बात। तो ये आज ऑल अबाउट नॉर्मल। अभी बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ये सब फिर आपको लगेगी ये तो बिल्कुल खिलौना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करें। कितना टाइम हो गया, 8:45 हो गया बेटा। तो थोड़ा सा